तो बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चिराग पासवान ने आज बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां चिराग पासवान ने आज बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बड़ा सवाल, क्या होगा चिराग का अगला दांव? ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब यहां से क्या कुछ करेंगे। पशुपति पारस को अध्यक्ष चुनना असंवैधानिक, चिराग पासवान ने कहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि असंवैधानिक तरीके से पशुपति पारस को चुना गया अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर से भी मिले हैं चिराग पासवान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है उन्होंने, और लोकसभा स्पीकर ने भी खींचतान के बीच में अपनी बातें रखी हैं। दूसरा पक्ष से अगर कोई भी आपत्ति आती है तो देखेंगे, ओम बिरला का यह कहना है। वहीं पशुपति पारस ने भंग की है लोजपा की सभी पुरानी कमेटियां। तो ये बड़ी खबर लोजपा को लेकर सामने आ रही है, और लोजपा के जो एक धर्रा है चिराग पासवान का, उसने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। और इस खबर पर हमारे संपादक राजेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अगला दांव चिराग पासवान का क्या हो सकता है? क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तमाम चीजें इस पर चल रही हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, चिराग पासवान आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई है अपने आवास दिल्ली में 12 जनपद, और उस बैठक में पूरी तरह से आपको बता दें कि जो आगे की जो रणनीति है, अब चिराग पासवान क्या करेंगे। एक एक जो कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, उसमें लोग उपस्थित होंगे और सभी से वो फीडबैक लेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये मामला अब कानूनी रूप ले चुका है, और लोकसभा स्पीकर से उन्होंने मुलाकात भी की है और अपनी बात भी रखी है। हालांकि लोकसभा स्पीकर का जो जवाब आया है, उससे आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए संतोषजनक नहीं है ये। साथ ही साथ हालांकि लोकसभा स्पीकर ने अपना जो बयान दिया है, उसमें आप कह सकते हैं जो कानूनी रूप से है, जो कानूनी पहलू है, उसके अनुसार उन्होंने अपना बयान दिया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि चिराग पासवान आगे क्या करेंगे, क्या इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है। आज जो मीटिंग होने वाली है, कुछ ही देर के बाद वो मीटिंग शुरू होने वाली है, उस मीटिंग में मुख्य एजेंडा क्या होगा। दरअसल मुख्य एजेंडे की अगर बात कर ले अविनाश, तो मुख्य एजेंडा ये है कि अब कैसे पार्टी को बचाया जाए, क्योंकि वो क्लियर हो चुका है, पार्टी दो फाड़ में हो चुकी है। एक तरफ उनके चाचा जी हैं और एक तरफ वो खुद अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो पारस जी का जो है पलड़ा भारी है, वही चिराग यहां पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए, इस 2-3 दिनों की अगर हम घटनाक्रम में अगर बात करेंगे, तो जो जनता है, कई चाहे वो हाजीपुर जहां से पारस सांसद है, वहां के तमाम जनता से अगर प्रतिक्रिया ली गई, वहां से बहुत लोगों से बातें हुई हैं, तो उन लोगों ने कहा है कि हम चिराग पासवान के साथ हैं, हम पारस जी के साथ नहीं हैं। तो पब्लिक के बीच में खासकर जो उनकी जाति के जो लोग हैं, वहां पर उनका आधार अभी भी मजबूत है। पारस वहां दूर दूर तक नहीं है। लेकिन वर्तमान जो हालात है, उसमें पारस जी का पलड़ा भारी है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी। चिराग पासवान एक एक व्यक्ति से, आप देख भी रहे हैं, एक दिन पहले ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने एक एक कार्यकर्ता से वो बात कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आगे कैसे निपटा जाए, क्योंकि आगे आने वाले जो दिन है चिराग पासवान के लिए काफी मुश्किल भरे होंगे। आज जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, बैठक के बाद अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद यह रणनीति पर विचार किया जाए कि चिराग पासवान पटना आए, और पटना के बाद यहां की जो रणनीति होगी, इसमें तमाम जो कार्यकर्ता से 1-to-1 मिले। वो 2-3 ऐसे मुद्दे पर हैं जिस पर वो कहा यह भी जा रहा है कि जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एक तो बिहार में जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि नीतीश जी के प्रति उनका गुस्सा आज भी 7वें आसमान पे है, क्योंकि जो फीडबैक उनके पास है वो ये है कि जेडीयू ने ही एलजेपी को नुकसान पहुंचाया है और तोड़ा है। तो वैसे स्थिति में आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान का जो हमला है वो और तीक्ष्ण होगा बिहार सरकार और नीतीश जी को लेकर। साथ ही साथ इसके साथ वो पैरेलल एक काम और भी करने वाले हैं। वो पैरेलल काम ये होगा कि कैसे एलजेपी का जो जनाधार है, वो मैसेज दिया जाए बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कि अभी भी चिराग पासवान का जो जनाधार है वो बिहार में है। तो इसके लिए वो सीधे जनता से कनेक्ट होंगे और जनता के बीच में जाने का भी उनका प्लान है। इस मुद्दे पर भी आज चर्चा होने वाली है कि आखिर अब आगे आने वाले दिनों में कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये तय मानिए कि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से बातें कही गई है, इलेक्शन कमीशन दोनों लोग पहुंचे हैं तो 1-2 दिनों में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। तो इस बीच में कोई भी राजनेता और कोई भी राजनीतिक दल ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो जनाधार हैं
वो पब्लिक है, पब्लिक के बीच से उनका विश्वास खत्म हो, तो चिराग पासवान इस पूरी कोशिश में होंगे। आज के बैठक के बाद ही आप देखिएगा, हो सकता है देर शाम तक वो मीडिया से भी मुखातिब हों और अपनी बात भी रखें और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में असली लोजपा हमारी पार्टी है, हमारे साथ जो लोग हैं वो असली लोजपा है और हम सब सड़क पे संघर्ष करेंगे और अपनी बात जनता को समझाएंगे कि हमारे साथ छल किया गया है, हमारे साथ बेईमानी की गई है, जनता का जो जनादेश है उसका हरण हुआ है, उसका अपहरण किया गया है। कल आप कई जो हाजीपुर के जो लोग थे उनसे जब बातें हुई तो लोगों ने ये कहा कि ये जनता का जो जनाधार है, जो वोट मिला गया है, दिया गया है, वो दरअसल रामविलास जी और चिराग पासवान के चेहरे पर दिया गया था। तो यहां पर ये जो तमाम जो सांसद जो आज की तारीख में पारस जी के साथ गए हैं वो दरअसल जनता के वोट का अपहरण है, जनता के का जो मतदान है उसका अपहरण है। तो इसको लेकर तमाम बातें आज होने वाली है। साथ ही साथ एक चीज इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में देखिए अभी क्या है कि चिराग पासवान के पास बहुत ज्यादा लीडर नहीं है, ऐसे कोई नामचीन चेहरा नहीं है जिसके भरोसे चिराग आगे कंटिन्यू कर सके। तो यह भी तय की जाएगी कि कौन से नेता को कौन सी जिम्मेवारी दी जाए, किस जिले की, किस इलाके की, कौन सी कार्य उनको देखना है, क्या राजनीतिक आयोजन देखना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। जी राजेश, जिस तरीके से स्थितियां हैं, एक तरफ चिराग पासवान लोकसभा स्पीकर से भी मिलते हैं, चुनाव आयोग भी पहुंच जाते हैं, वहां पर अपनी बात रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर पशुपति कुमार पारस की बात कर लें तो ये 5 सांसदों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके अलावा संसदीय दल के नेता भी चुन लिए जाते हैं और अब खबर निकलकर यह आ रही है कि जितनी भी पुरानी कमेटियां हैं सबको भंग कर दिया है इन्होंने। तो यहां पर खींचतान बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहां पर स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं कि दोनों गुट जो हैं वो लोजपा पर अपना हक, अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि आपसे यह समझने की कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीका था, किसी तरीके से संवैधानिक तरीका नहीं है इनका अध्यक्ष चुने जाना और लोगों का इस तरीके से रिएक्ट करना, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोई भी सदस्य या बहुत ज्यादा सदस्य उनके साथ नहीं है, जितने अधिक सदस्य हैं वो मेरे पास हैं। तो यहां पर किस तरीके से आप देख रहे हैं राजेश? देखिए, दरअसल है क्या कि ये जो 5 सांसद आज की तारीख में चिराग के खिलाफ इन लोगों ने जो बिगुल फूका है और उसके बाद अब इन लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि अलग ही पार्टी या कह लें लोजपा पर कब्जे की जो आपने कहा लोजपा पर कब्जे की लड़ाई है कि आखिर असली लोजपा मैं हूं और आप नकली हो, दूसरे को असली और नकली दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जो चिराग जिस ओर इंगित कर रहे हैं कि पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्टी अध्यक्ष का होता है। तो वैसे स्थिति में इसी आधार पर वो बार बार कह रहे हैं। वो आप कल लोकसभा स्पीकर से जब उन्होंने मुलाकात की और फिर उनके लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की तो ये तमाम जो पहलू है, ये तमाम एक एक पॉइंट जो है वहां समझाने की कोशिश की गई है और रिटन में दिया गया है कि देखिए इस आधार पे अगर पारस जी ने जो ऐसा किया है वो गलत है, क्योंकि वो अधिकार पार्टी अध्यक्ष को जाता है और बिना पार्टी अध्यक्ष के इजाजत के कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो सकती, कोई संसदीय दल का चुनाव नहीं हो सकता। तो ये तमाम बातें हैं, ये पार्टी का संविधान है, उसके अनुसार ही पार्टी चलती है। तो इसी को आधार बनाते हुए चिराग पासवान ने स्पीकर के सामने और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें देखिए राजनीतिक लड़ाई भी अपने तरीके की है। आप जरा कल्पना कीजिए, जैसे ही चिराग पासवान से ये लोग अलग होते हैं और उसके बाद तुरंत फिर लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात होती है, लोकसभा के स्पीकर आन फान में तुरंत लोकसभा सचिवालय से बात करते हैं और उसके बाद फिर जानकारी प्राप्त करके यथाशीघ्र उन्हें मान्यता भी दे दी जाती है। तो ये देखिए साथ ही साथ एक राजनीतिक लड़ाई भी है। अगर लोकसभा स्पीकर, जो कि हालांकि वो तटस्थ पद है, वो किसी एक पार्टी का पद नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल बातें आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर बिहार की सियासत में, देश की सियासत में चिराग पासवान को कमजोर करने की कोशिश है, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश है। और ये काम पारस यानी उनके चाचा के थ्रू ही किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया हो या फिर जेडीयू ने किया है। ये तमाम दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चिराग पासवान का 50-50 का बंटवारा कर लिया कि अब जो तुम कह रहे हो राजा तो हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रियासत नहीं है। तो हालात इस तरह में पहुंचा दिए गए चिराग पासवान को और चिराग पासवान के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। एकमात्र विकल्प है कोर्ट जाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। दूसरा, एक बार फिर आप जनता के बीच में जाएं, अपना वोट अपने मतदाता को अपनी ओर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने मतदाता को या अपने जो लोग हैं उन तक ये संदेश देने की कोशिश हालांकि चिराग पासवान ने की है।
एक दो ऑडियो इस तरीके से वायरल हो रहे थे और उस ऑडियो की तो हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसको सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, पटना जब आएंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर होगा, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ेगा और फिर पार्टी कार्यालय की बात कर लीजिए या पार्टी की बात कर लीजिए या फिर लोगों तक जाकर उन तक संदेश पहुंचाने की बात कर लीजिए, वो तमाम चीजें होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने पार्टी कार्यालय का भी जिक्र किया और पार्टी कार्यालय का वो दृश्य भी सबको दिखाया भी था हमने और सबको बताया भी था कि किस तरीके से चिराग गुट के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध किया था और किस तरीके से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे पशुपति कुमार पारस, उनसे जब सवाल पूछे गए तो वो झल्ला गए, वो चिड़चिड़ा गए और पत्रकारों के सवाल पर ही भड़क गए। जब उनसे पूछ दिया गया कि आज संविधान का हवाला दे रहे थे, लेकिन उसी संविधान के तहत जिस संविधान का आप हवाला देते हुए कह रहे थे कि चिराग पासवान सिर्फ एक पद पर रह सकते हैं क्योंकि पार्टी का यह संविधान कहता है कि एक व्यक्ति एक पद, उस तरीके से पूछ दिया गया कि आप तो एक व्यक्ति और एक पद का तो आपने खुद पालन नहीं किया, आपके पास दो दो हो गए। तो उन्होंने मंत्री बनने का भी कहा कि मैं मंत्री बनूंगा तो छोड़ दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मंशा है, कहीं ना कहीं यह सोच है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर वापसी बिहार के मंत्रिमंडल में कर सकते हैं। नहीं, यही बात मैं अभी कुछ देर पहले मैंने यही कहा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू, दोनों ने, देखिए, चिराग पासवान के कमजोर होने का फायदा दोनों पार्टियों को होगा। यहां तक कि विपक्ष की जो पार्टी, आप देखिएगा आरजेडी में भी बड़ा सन्नाटा है। कल कांग्रेस के जो भक्त चरण दास थे उनसे भी जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि चिराग का हमारे पार्टी में अगर आते हैं तो वेलकम है, स्वागत है। देखिए, तमाम पार्टियों को इससे फायदा हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो। इन्होंने जो यहाँ पे पारस हो या इनके अन्य जो सांसद हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अगर आप अलग होते हो तो हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या फिर बिहार की सियासत में आपको बिहार सरकार में एक अहम रोल आपको दिया जा सकता है। तो ये दो तीन बातें हैं जो कि खुद पारस अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, मीडिया से बात में कह रहे हैं कि अगर मुझे वहां मिलता है तो मैं ये पद छोड़ दूंगा, एक व्यक्ति एक पद पर हम कायम रहेंगे। प्रश्न यहां पे ये भी उठता है कि इससे जो बिहार की जो सियासत में जो बदलाव होने वाला है, जो आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन तय है, जैसे ही वो पटना आएंगे, पटना आने के बाद आप तय मानिए एयरपोर्ट से लेकर, बगल में ही उनका कार्यालय है, इस बीच वहां से लेकर फिर इनके चिराग के जो आवास है चिल्ड्रन पार्क के पास पटना में, वहां तक पूरी तरह से आप देखिएगा शक्ति प्रदर्शन होगा और चिराग पासवान ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी भी जनता उनके साथ है। और ये सच्चाई भी, अभी की स्थिति अगर देखें तो अभी भी जो पारस जी की जो जनता के बीच में जो आप कह सकते हैं पकड़ है, वो ना के बराबर है। वैसे स्थिति में आप निश्चित रूप से तय मानिए जनता की पकड़ की बात होगी तो चिराग पासवान ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करके ये एहसास कराने की कोशिश करेंगे अपने चाचा जी को, साथ ही साथ नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तमाम नेताओं को कि देखो आज भी आपने भले ही हमारे सांसदों को तोड़ लिया हो लेकिन जनता हमारे साथ है। तो ये शक्ति प्रदर्शन का जो खेल है वो आगे लंबा चलने वाला है और आगे भी चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप तय मानिए कि कई ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं। आप देखिए, बार बार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं मैं एनडीए में ही हूं, लेकिन क्या जरूरत है कि बार बार जीतन राम मांझी को ये बातें कहनी पड़ती है? इस बीच में सीएम से मुलाकात होती है उनकी, आप आज भी देखेंगे तो आप देखिए मुकेश सहनी का जो है अपने सेक्रेटरी से ही बनाव नहीं होता है, डॉक्टर एन शरवण जो है उनको फिर वापस कृषि विभाग जाना पड़ता है। तो ये तमाम जो स्थिति और परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आगे आने वाले दिनों में आप देखिए बिहार की सियासत में एक बड़ा उबाल और बड़ा खेल हो सकता है। आप देखिए, गौर कीजिएगा, आप इससे पहले जब ये घटनाक्रम नहीं हुआ था उससे पहले लगातार लालू प्रसाद का ट्वीट आ रहा था, तेजस्वी का ट्वीट आ रहा था, लेकिन आज की तारीख में पूरी तरह से सन्नाटा है। लोग गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान जो है कि एक नया चेहरा है और साथ ही साथ यूथ है, अच्छा बोलते भी हैं, तो वैसे स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान पर डायरेक्ट हमला करके जो उनका जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, उसको उस पर चोट पहुंचाई जाए। और अगर कोई भी चोट पहुंचाएगा तो चिराग पासवान के लिए प्लस पॉइंट है। आप इसी को भुनाने की कोशिश चिराग पासवान करेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा अपने चाचा और तमाम पार्टियों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, उनका जो वोट बैंक है आज भी उनके साथ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके साथ वोट बैंक है और उनके साथ पार्टी भी है, ये दावा कर रहे हैं चिराग पासवान।